हाय एवरीवन दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट ऐसा एक्ट है जिसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि इसमें कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करती है ब्रिटिश सरकार, यानी ब्रिटेन अंग्रेज सरकार कैसे इनको कंट्रोल करती है, क्योंकि इनको व्यापार करने के लिए भेजती है। लेकिन ये जो बक्सर का युद्ध जीतते हैं 1764 में, इसके बाद में ये लोग ऐसा करते हैं कि ये दीवानी और राजस्व की पूरे अपने बक्सर बंगाल जो है, बंगाल का क्षेत्र ये अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो इससे इन लोगों को बहुत ही फायदा होता है। और तब सरकार सोचती है इन्हें हमने व्यापार करने के लिए भेजा था तो इन पे नियंत्रण होगा, नहीं तो ये वहाँ पे व्यापार करने के बाद में ये मुझ पर भी शासन करने की रणनीति बनाएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ये अपने हाथों में इसको लेते हैं। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट को इसकी वजह से इसे पारित करते हैं। और रेगुलेटिंग एक्ट आओ जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में क्या क्या बातें हुई हैं। बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, ये रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आप जानते हैं कि ये कब पारित हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ये लगाया गया था 1773 में, यानी बक्सर के युद्ध के बाद में जब इनको ब्रिटेन को पता चला, यानी अंग्रेज सरकार को पता चला कि ये वहाँ पे बक्सर का युद्ध जीत लिए हैं और उस पर राजस्व और दीवानी जो है तो वो अपने अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। तो इसके लिए ये सोचे कि अगर ये कुछ दिन के बाद में भारत को पूरा उनके पास पैसा हो जाएगा तो ये ब्रिटेन को भी नहीं समझेंगे, और जब ब्रिटेन को नहीं समझेंगे तो ये हम पर भी कब्जा करेंगे। इसलिए इस पर नियंत्रित करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। और इसमें ये किस लिए पारित किया था, इसीलिए पारित किया गया। और इसी से संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास भी इसी के नज़रिया धीरे धीरे एक्ट पारित होते जाते हैं और भारत का संविधान का विकास धीरे धीरे होता जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ। तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। उस समय 1773 के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। लॉर्ड नॉर्थ, जब लॉर्ड नॉर्थ थे तो इसमें एक इनके द्वारा गुप्त समिति गठित की गई थी। गुप्त समिति, नाम क्या था? गुप्त समिति। उस समिति का नाम गुप्त समिति था। इसके जरिए पारित की गई थी 1773 ईस्वी में, और इसी को रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया गया। गुप्त समिति के द्वारा राजनाथ द्वारा पारित किया गया था गुप्त समिति को, और इसी समिति जब पारित हुई, समिति को पारित किया गया तो इसकी सिफारिश पर, इसी की गुप्त समिति की सिफारिश पर ठीक ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ठीक, तो इसी को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो अब आप लोगों को ब्रिटिश इसके बारे में पता हो गया हो। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 में पारित किया गया। इसी को रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई। तो इसमें क्या क्या कहा गया? इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि इस अधिनियम के
अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि ये जो कंपनी है इस पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको हमने व्यापार करने के लिए दिया और इसका नियंत्रण भारत की संसद यानी ब्रिटेन की संसद कर सकती है। यानी ये जो कंपनी है, कंपनी पे अब देखते हैं भारत में कंपनी के अधीन जो भारत में कंपनी के भारत में कंपनी के अधीन ठीक, भारत में कंपनी के अधीन जो अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश, ठीक, जो ब्रिटिश संसद, ठीक, ईस्ट इंडिया व्यापारियों का निजी मानना है, ठीक, उस पे केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन नहीं, उसका नियंत्रण कौन कर सकता है, ये ब्रिटिश की संसद भी कर सकती है। ठीक, इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाए एवं निर्देश देने का कार्य भी ये ब्रिटिश संसद कर सकती है। तो इस पे कंपनी के अधीन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर शासन केवल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर सकती, ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मनमाने तरीके से नहीं करेगी, अपने मनमाने तरीके से नहीं करेगी, ये कैसे करेगी? इसका मानना है कि ये इस ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मनमाने तरीके से नहीं करेगी, क्योंकि इस पे ये जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश संसद भी कानून बना सकती है, बनाएगी, उसका पालन भी इसे करना पड़ेगा। ब्रिटिश संसद कानून बना सकती है, ठीक, बना सकती है, और उसका पालन भी इनको करना पड़ेगा। किसको? ये ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक, तो इसके बारे में ये बात हुई। तो कंपनी की गतिविधियों के दो मुख्य केंद्र थे इस कंपनी के, ठीक, कंपनी के गतिविधियों के दो मुख्य केंद्र थे। कौन कौन थे? भारत और इंग्लैंड। ठीक, बात करते हैं कंपनी के गतिविधियों के दो केंद्र थे। कौन कौन से? एक तो भारत और दूसरा ब्रिटेन था। ठीक, तो अब आप लोगों को पता होगा कि ब्रिटेन और भारत दो, यानी ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहा जाता है। तो कंपनी की गतिविधियों के दो केंद्र थे। कौन? भारत एवं इंग्लैंड, दो गतिविधियां के केंद्र थे। अब बात करते हैं कि इसमें और क्या हुआ। तो कंपनी की प्रशासन की देख रेख है तो इंग्लैंड ने दो संस्थाएं स्थापित की। कौन सी संस्थाएं स्थापित की? कंपनी के प्रशासन को देख रेख के लिए, क्योंकि इसीलिए ये लाया गया था, क्योंकि ये सोचते थे कि हो सकता है कि ये कंपनी इतनी विकसित हो जाए जो बाद में हमें भी गुलाम बना ले, हमें भी इसके उसके दायरे में आना पड़े। तो इसलिए ये बहुत होशियार लोग थे। तो एलिजाबेथ वगैरह ये काम कर रही थी। तो कंपनी के प्रशासन की देखरेख में दो थे। कंपनी के प्रशासन की देखरेख में कौन कौन थे? देख रहे इंग्लैंड के दो संस्थाएं कौन कौन थी? कंपनी के प्रशासन की देखरेख के लिए इंग्लैंड की दो संस्थाएं थी। इंग्लैंड की दो संस्थाएं थी, यानी ब्रिटिश की दो संस्थाएं थी। कौन कौन सी संस्थाएं थी? कौन कौन? आइए देखते हैं।
थी। कंपनी के प्रशासन की देखरेख के लिए 2 संस्थाएं थी। एक थी निदेशक मंडल, ठीक, पहली थी निदेशक मंडल, निदेशक मंडल, और दूसरी थी स्वत्वधारी मंडल, ठीक, दूसरी थी स्वत्वधारी मंडल, स्वत्वधारी मंडल, ठीक, ये 2 थी। एक था स्वत्वधारी मंडल और एक था निदेशक मंडल। ये 2 तरीके से ये शासन कर रही थी। निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा था कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीयर्स, ठीक। तो निदेशक मंडल और स्वत्वधारी मंडल ये 2 थे, ठीक। तो रेगुलेटिंग एक्ट प्रशासन की देखरेख में, कंपनी के प्रशासन की देखरेख इंग्लैंड की 2 संस्थाएं कर रही थी। कौन कौन सी? निदेशक मंडल और स्वत्वधारी मंडल। और इस अधिनियम में, ठीक, इस एक्ट में के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया, क्या नाम दे दिया गया? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, कहा जाने लगा, ठीक। बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये हुई बात रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो और इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम कहा जाने लगा। और इसी के अंतर्गत, ठीक, बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत ही किसको, कौन कौन सी आ गए? तो मद्रास, ठीक, इसी के अंतर्गत 3 क्षेत्रों के मद्रास, बंबई और के गवर्नर इसके अंतर्गत आ गए। बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत मद्रास और बंबई, ठीक, इसके इस गवर्नर के अंतर्गत कार्य करने लगे। किस गवर्नर के? बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत कार्य करने लगे, ठीक, करने लगे, ठीक। तो अब आप लोगों को पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, ठीक। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये क्वेश्चन आता है। और किस एक्ट के अंतर्गत मद्रास और बंबई के अंतर्गत, बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत मद्रास और बंबई के गवर्नर कार्य करने लगे। तो मद्रास और बंबई के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए बंगाल के गवर्नर जनरल के द्वारा ये होने लगे, ये कार्य करने लगे, ठीक। तो ये बात हुई। और पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अब बात करते हैं पहले गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स, ठीक, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। तो वारेन हेस्टिंग ये गवर्नर जनरल हैं, ठीक। ये प्रथम गवर्नर जनरल हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, ठीक। और इसके द्वारा बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के, ठीक, गवर्नर एक दूसरे से अलग थे, ठीक।
मद्रास और बम्बई के पहले अलग थे, लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट आ गया तो बंगाल के जो गवर्नर था उसको नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया, और जब गवर्नर जनरल किया गया तो इसके अंतर्गत मद्रास और बम्बई के अंतर्गत जो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत ये मद्रास और बम्बई के गवर्नर काम करने लगे। और पहले ये सब अलग अलग कार्य करते थे, लेकिन अब जितना ये गवर्नर जनरल बंगाल का कहेगा उतना ही काम ये बम्बई और मद्रास वाले करेंगे। ठीक, तो यह बात हुई। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर थे। और इस अधिनियम के अंतर्गत दूसरा, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। दूसरी बात देखते हो, देखो क्या होता है। और इस अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत, ठीक, यानी 1773 के अंतर्गत, यानी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, ठीक, के अंतर्गत, ठीक, अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में, कहाँ? कलकत्ता में। हमने बात की थी कलकत्ता में, बंगाल विभाजन में बताया था कि कलकत्ता पहले 1912 में ये राजधानी दिल्ली आती है भारत की, पहले ये कलकत्ता में ही राजधानी थी। तो ये 1773 के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, स्थापना की गई। और इसके प्रथम, ठीक, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा यम्पे थे। एलिजा प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे। ठीक, एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय के थे, मुख्य न्यायाधीश। ठीक, न्यायाधीश थे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, अब आप लोगों को रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में लगभग सब पता हो गया। ठीक, तो इसमें यह कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और इसके अंतर्गत कितने थे? 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश कार्य करते थे। ठीक, अन्य न्यायाधीश थे, न्यायाधीश थे। ठीक, तो अब आप लोगों को इसकी पृष्ठभूमि पता हो गई होगी। यानी रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले क्या हुआ कि इसमें लॉर्ड नॉर्थ के ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, उनके वजह से उन्होंने गुप्त समिति गठित की और गुप्त समिति के जब गठित की तो उनकी सिफारिशों पर ये हुआ रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसी को 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया। और इसमें फिर इसके बाद में ये कहा गया कि इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस पे केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही नहीं रहेगा, इस पे ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश इंग्लैंड की सरकार जो संसद है वो भी इस पे अपना नियंत्रण रखेगी और जो संसद कहेगी वही तुम लोगों को करना होगा। ठीक, तो इन पर अधिकार कौन कर रहा है? ये इंग्लैंड कर रही है, इंग्लैंड की संसद यानी इंग्लैंड की सरकार कर रही है। ठीक, इंग्लैंड की सरकार करने के बाद में इसमें हुआ कि इसमें इसकी निगरानी कौन करेगा? तो प्रशासन की देखरेख ईस्ट इंडिया कंपनी की 2 करती हैं, स्वत्वधारी मंडल और निदेशक मंडल 2 करते हैं। और इसके बाद में ये जो बंगाल का गवर्नर होता है उसका पद अलग हो जाता है, उसको गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और बम्बई मद्रास के जो गवर्नर होते हैं यानी जो प्रेसिडेंसी होती हैं पहले अलग अलग होती हैं। बंगाल और बम्बई और मद्रास ये अलग अलग होती हैं, लेकिन जब ये गवर्नर जनरल का पद आ जाता है तो गवर्नर जनरल के अधीन ये बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल के साथ में ये कार्य करते हैं। जितना बंगाल का गवर्नर जनरल कहेगा, वारेन हेस्टिंग जितना कहेगा उतना इन लोगों को करना पड़ता था। और पहले ये अलग अलग सभी थे, प्रेसिडेंसियां अलग अलग थी, बम्बई अलग था और ये मद्रास अलग था और बंगाल अलग था। लेकिन इसके बाद में जब गवर्नर जनरल का पद आता है तो तीनों एक साथ में हो जाते हैं। और इसके बाद
इसी के इस रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। तो न्यायालय की स्थापना होती है, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? एलिजा एम्पे हैं। ठीक, तो एलिजा एम्पे हैं। और इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, ठीक, इसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के ठीक, कंपनी के कर्मचारियों को, जो कंपनी के कर्मचारी हैं, ठीक, कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की छूट नहीं है। ठीक, निजी व्यापार करने की छूट नहीं है। ठीक, और भारतीय लोगों से उपहार लेने की और रिश्वत लेने की छूट नहीं है। ठीक, क्या क्या है? कंपनी के कर्मचारियों को निजी छूट, निजी व्यापार करने की छूट, निजी व्यापार करने की छूट, और क्या है? और भारत में किसी भी, यानी किसी से भी उपहार लेने की भी, भारत में किसी से भी उपहार या रिश्वत नहीं ले सकते, रिश्वत लेने की भी छूट नहीं है। ये कौन करता है? ब्रिटिश सरकार करती है। ये ब्रिटिश सरकार का कहना है कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की छूट नहीं होगी। ठीक, व्यापार करने की छूट नहीं होगी। ठीक, और भारत में किसी से भी उपहार या रिश्वत लेने की भी छूट नहीं है। ठीक, करने की छूट नहीं है। ठीक, नहीं है। तो ये हुआ ये अंग्रेज सरकार कह रही है। अंग्रेज यानी इंग्लैंड वाली सरकार, संसद कह रही है, अंग्रेज संसद कह रही है, इंग्लैंड संसद, इंग्लैंड संसद कह रही है। ठीक, इंग्लैंड संसद क्या कह रही है? ये कह रही है कि तुम कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की छूट नहीं है और भारत में किसी से भी उपहार या रिश्वत लेने की भी छूट नहीं है। ये कंट्रोल करती है इनको ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को भी कंट्रोल करती है और उसके प्रशासन को भी नियंत्रित करती है। इसी एक्ट के जरिए 1773 के जरिए ये रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी के जरिए ये इतना सारा काम किया जाता है। ठीक, तो इसके बाद में अब हम पिट्स इंडिया एक्ट अगले वीडियो में देखेंगे, उसमें क्या क्या बातें हुई हैं। और इसी के धीरे धीरे चलते भारत का संवैधानिक विकास इसी के जरिए होता चला जाता है और अंत में ये संविधान का रूप लेकर के विधिवत तरीके से चालू हो जाता है। ये अभी तो हम ये ब्रिटिश शासन के अधीन ये है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत रूप ब्रिटिश सरकार ले लेगी। और इसके बाद में जब 1858 में पूर्ण तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन उसके अधीन चला जाएगा। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, प्रशासन है, वो पूरा तरीके से नियंत्रित कौन करेगा? ब्रिटिश सरकार करेगी। अभी इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी करती है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत हक किसका है? ब्रिटिश संसद का है। ठीक, लेकिन 1858 में जब ये होता है, भारत शासन अधिनियम 1858 जब पारित होता है, उसमें ये पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लेती है कौन? ब्रिटिश सरकार। जब ब्रिटिश सरकार ले लेती है, तब से इसमें अलग तरीके से नया रूप होता है। तो आगे पढ़ते चलिए और इसी तरीके से नॉलेज को शेयर करते चलिए। जितना नॉलेज होगा उस तरीके से आप लोगों को पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कैसे क्या जानकारी हुई और कैसे बक्सर का युद्ध हराया। इसके बाद में इनके पास राजस्व और दीवानी जैसे कर इनके पास आने लगे। तो इंग्लिश सरकार इनको व्यापार करने के लिए भेजी थी, शासन करने के लिए नहीं। लेकिन ये जब उनको देखती है तो कहती है इस पे हमें नियंत्रण करना चाहिए, नहीं तो ये हमें भी परेशान करेगी ये कंपनी। अगर इस कंपनी का व्यापार बढ़ जाएगा, इसके पास पैसा हो जाएगा, तो ये हम पर भी दबाव डालेगी। इसलिए ये
रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं, और जब रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं इसके जरिए ये थोड़ा बहुत नियंत्रित करना चालू कर देते हैं, तो धीरे धीरे करके ये नियंत्रित हो जाती है। इसके बाद में जब 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है, इसमें ये पूरी तरीके से अपने हाथों में ले लेते हैं, और तब से ये अंग्रेज अपनी तरीके से ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कारोबार है पूरा ब्रिटेन सरकार लेती थी, उसी के जरिए ये सब कार्य होने लगते हैं। तो अब आप लोगों को रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पता हो गया, पढ़ते चलिए और जानकारी इकट्ठा करते चलिए। जितना पढ़ोगे उतना आप लोगों की वैल्यू बढ़ेगी, तो पढ़ते चलिए, आनंद लेते चलिए और मज़े से आराम से सीखते चलिए। बस इसी बात पे आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।